आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य और उर्दू शायरी के साथ साथ सियासत का बड़ा नाम डॉक्टर कुमार विश्वास। सर, इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मैदानात हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य, कवि सम्मेलन, उर्दू शायरी, लेकिन अब सियासत में भी बड़ा नाम हो गए हैं। बहुत बड़ा काम करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। और सफ़र जो है आपने शुरुआत की थी राजस्थान से। शुजा खाबर साहब का एक शेर है कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दरवेशो, कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दरवेशो, कहानी जिंदगी की और मजमा रात भर का है। वाह। तो आधा घंटे का आपका शो है, लेकिन एक बहुत ही सादा हम्बल बैकग्राउंड से मैं हूँ। और मैं जब हिंदी में आया था, कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में आया था या उर्दू के मुशायरे में आया था, उस वक्त उस पर ग्रे हेयर डोमिनेंस था, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि जो सफ़ेद बाल वाले लोग हैं, पके बाल वाले लोग हैं, 55-60 वाले, वही उसके नाजिम थे, वही उसके कन्वीनर थे, वही उसके शोरा थे, वही उसके सामीन थे, सब वही थे, वही कवि थे, वही सुनने वाले श्रोता थे। तो उसमें नई फसल कैसे आए, नई पौध कैसे आए, नए सुनने वाले कैसे आए, वो बिल्कुल कटे हुए थे सन 2000 तक। तो पहला 10 साल, एक दशक तो ज़िंदगी का उसमें चला गया। हालांकि पहला पढ़ाई लिखाई में चला गया, क्योंकि जहाँ से आए थे वहाँ आर्थिक असुरक्षा सबसे बड़ा विषय था कि नौकरी मिलनी चाहिए। तो राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं 95 में सेलेक्ट हुआ। 93 में जब मैंने नेट कर लिया था, उसके बाद भी मैं 2 साल राजस्थान में ही था। एक बहुत छोटी सी जगह है पीलीबंगा, श्रीगंगानगर जिले में, वहाँ के पीजी कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट हुआ। फिर 2010 में यहाँ आ गया, वापस आ गया, गाजियाबाद आ गया, यहाँ भी पीएससी क्लियर किया। तो पहला तो रोटी जो होती है सबसे पहला काम किया, प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड आपका अच्छा था, सब घर में पढ़े लिखे लोग थे। और हाँ, लेकिन वो प्रोफेसर, मेरे वाले साहब प्रोफेसर हैं, थे, मतलब रिटायर हो गए, लेकिन उनका बड़ी नाराजगी थी शायरी से। वो वैसे भी जो हिंदी में थे वो आलोचना के व्यक्ति हैं और वो संस्कृत परंपरा के व्यक्ति हैं। उर्दू से तो उनका बड़ा अजीब सा रिश्ता था। उनके जो सबसे अजीज दोस्त थे वो एक मुसलमान थे, अजीजुल चचा, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, अब है नहीं है। और मेरा सबसे जो अच्छा दोस्त थे, जो 2 दोस्त थे, उनमें एक मुसलमान था। तो हमारा खूब आना जाना, बातचीत सब थी, इस्लामिक ट्रेडिशन, परंपराएं सब पता थी। लेकिन वो हिंदी के काव्य शास्त्र पर बड़े मुग्ध थे पिताजी। तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उर्दू में भी कोई ढंग का काम हो रहा होगा। अच्छा। तो इसलिए उनको इससे तो बड़ा। और हम उस वक्त में 1980 के दशक में और 90 के दशक में हमारी क्रिएटिविटी ने परवान लेना शुरू किया, जब हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी राजनीतिक खाई पैदा करने की कोशिश दोनों जमात के लोग कर रहे थे। बिल्कुल। मतलब 90 के दशक में जब मैं मंचों पर आया था तो मैं देखता था कि हिंदी के कवि सम्मेलन रात भर में मंदिर बना देते थे और उर्दू के जो मुशायरे थे वो जो ढांचे के तोड़ने का बदला ले लेते थे। बिल्कुल। उधर तो वो कहते थे मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है, और इधर वो ये कहते थे मुसलमानों समझ लो अभी जो है शिवाजी का रक्त बाकी है। तो ये दोनों बड़ा ऐसे समय में आप ऐसी बात लेके आए हैं जो हिंदू, तो फिर एक दीवाना आता है ना, एक बात करता है दीवाना आकर। हाँ, जो ये बात कहता हूँ कि मैं ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, मैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर जब आप कोई अच्छा काम सोचते हैं तो ऊपर वाला उसमें मदद करता है। इसमें विरोध सबसे ज्यादा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज है, मैं विरोध के ऊपर जरूर आऊंगा। जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो कुछ आइडियल भी उसके होते हैं, कुछ जहन में होता है कि उसको बनना क्या है। लेकिन जो आपके दोस्त थे, एक वक्त ऐसा आया कि आप थोड़ा पीछे रह गए और वो आगे बढ़ गए। कभी सम्मेलनों की बात कर लें, मुशायरों की बात कर लें, तो आपको भी कहीं ना कहीं उस वक्त लगा होगा कि यार ये लोग तो आगे बह जा रहे हैं, मैं कहाँ रह गया हूँ पीछे। नहीं, दरअसल मैं शुद्ध गीत पढ़ता था। बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, औषधि चली आओ चोट का निमंत्रण है, कंचनी कसौटी को खोट का निमंत्रण है। क्योंकि मैं आया था धर्मवीर भारती की गीत परंपरा से, मैं आया था रामावतार त्यागी और देवराज दिनेश, भवानी दादा, इनको पढ़ के आया था। मैं गजानन माधव मुक्तिबोध कंठस्थ कर रहा था, तो मैं कीट्स पढ़ता था, मैं गालिब पढ़ रहा था, दाग, मोमिन, हाफिज सब पढ़ रहा था। तो वो चुटकुला सुना रहे थे, चुटकुले नुमा कविता सुना रहे थे, तात्कालिकता पे छंद पढ़ रहे थे कि चंद्रशेखर जी ने सरकार बना ली, वीपी सिंह की गिर गई और डोडे घोड़ा ने ये कर लिया, तो उस पर ताली ज्यादा बज रही थी, ज्यादा। वो उसको उपलब्धि और सफलता समझ के उन्होंने मुझे थोड़ी सी कुंठा दी। निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूँ। कुछ वक्त के लिए, हाँ, कुछ वक्त के लिए उन्होंने विरोध भी किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि कोलाहल में कौन गीत सुनता है यार, गीत कौन सुनेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल शालीन, मेरे सबसे पुराने अगर वीडियो कभी मिलने हैं लोगों को या ऑडियो मिलना है, तो उनमें बहुत एक शालीन सा लड़का जो 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद। लड़के तो आप भी आज भी लगते हो। तो उस समय जो मैंने पढ़ा
तो उसको जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, ना पैसा ज़्यादा मिला, ना पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली, क्योंकि मंच पर उन लोगों का कब्जा था जो ठहाके पैदा कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, जो सांप्रदायिक बातें कर रहे थे, जो द्व्यर्थी बातें कर रहे थे। अधिकांश थे, बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन अच्छे लोग ठिठके हुए थे, जैसे कुंवर बेचैन, सोम ठाकुर, माहेश्वर तिवारी, कृष्ण सरोज, ये सब ठिठके हुए स्वर थे, ये सब नेपथ्य के स्वर थे। जो कथ्य का स्वर था वो उन लोगों का था जो उस तरह की चीजें सुना रहे थे। तो मुझे उस छद्म को तोड़ने के लिए और उस मुख्य भूमिका में आने के लिए मुझे कुछ ऐसे गर्हित हथियार उठाने पड़े जो धर्म युद्ध में आवश्यक होते हैं। जैसे मैंने चुटकुला नहीं सुनाया, पर मैंने तात्कालिकता के हिसाब से लाफ्टर पैदा किया, ठहाका पैदा किया, उपस्थित लोगों के नाम से चीजें पैदा की, वहां की स्थानीयता पर मैं बोला। जैसे अगर मैं दौसा गया तो दौसा पर बोला, अगर मैं बुरहानपुर गया तो बुरहानपुर में बोला, अगर मैं मऊ गया तो मैं अम्बेडकर। पहले तैयारी करके जाते थे? तैयारी क्या, थोड़ा अभ्यास था, पढ़ना लिखना ठीक था बचपन से। 12वीं से ही माई डेज विद नेहरू, एमओ मथाई की पढ़ी, और छागला की रोजेस इन दिसंबर पढ़ी, और अनटोल्ड स्टोरी पढ़ी बीएम कॉल की। घर में पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था। किताब आती थी तो सारे प्रोफेसर्स में बंटती थी कि अनटोल्ड स्टोरी आई है, ये चाइना वार पे अच्छी किताब है, तो पिताजी ने पढ़ ली, वो सो गए, मैंने पढ़नी शुरू कर दी, तो उससे अंदर गया मामला। तो एक नई शुरुआत आपने की कि ठीक है, उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन शुरुआत ज़रूर नहीं थी, और बहुत ही उम्दा शुरुआत थी कि भाई अगर कवि सम्मेलन हो रहे हो तो वहाँ पर उर्दू शायरों को बुलाइए, और अगर मुशायरे हो रहे हो तो वहाँ पर हिंदी कवियों को बुलाइए। तो ये एक अनोखा मिलन हो रहा था उस वक्त, और ये शुरुआत जो है उस वक्त आपने की थी, लेकिन अब कुछ और नए प्रयोग आप इसमें कर रहे हैं। वो इस शुरुआत को करने का ख्याल कैसे आया? नहीं, इसके 2-3 रीजन थे। इसका विरोध बहुत हुआ जी, इसका बहुत ही विरोध हुआ। जब मैंने कवि सम्मेलन इंडस्ट्री को, संस्थान को गंभीरता से लिया, वाचिक परंपरा के शोज को, तो अधिकांश जो बड़े नाम थे उन्होंने मेरा बायकॉट कर दिया। 24 कवियों ने लिख के एक नोटिस तैयार किया कि अगर कुमार विश्वास आएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये 2002 की बात है। मैंने कोई खास उनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मैं मंच पे कभी उनसे लड़ा नहीं, मैंने अश्लील कविता नहीं पढ़ी, सांप्रदायिक कविता नहीं पढ़ी, मैंने मंच का कोई व्यसन नहीं अपनाया। मैं शुद्ध शाकाहारी टी टोटलर आदमी हूँ। मेरा आखिरी व्यसन अदरक की चाय है, मैंने कभी अंडा भी नहीं खाया लाइफ में। तो लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बड़ा विरोध करा, तो मुझे लगा कि अब इससे कैसे निपटें। तो मैंने उर्दू के जो सबसे बड़े नाम थे, बशीर बद्र साहब, राहत इंदौरी साहब, अपने क्या कहते हैं मुनव्वर राना साहब, जो भी बड़े लोग थे, निदा फाजली, मैंने उनको अपने कवि सम्मेलनों में मुख्य शायर के, मुख्य कवि के रूप में बुलाना शुरू कर दिया। उसके 3 कारण हुए। पहला तो उनके बैठे रहने से सांप्रदायिकता नहीं होगी। जो मेरे यहाँ रात को मंदिर बना देने वाला कवि है, और जो ये कहता है कि इनके मुर्दे उठ के वंदे मातरम गाएंगे कब्रों से, वो चुप रहेगा। उसको लगेगा निदा फाजली बैठे हैं, कुमार विश्वास ही पैर छू रहा है, कुमार विश्वास ही नमस्ते कर रहा है, तो बड़े ही हैं, चाहे वो कितना ही बेपड़ा लिखा हो। दूसरा ये था, मुझे आर्थिक रूप से बहुत सस्ते पड़ रहे थे। अगर उस समय सुरेंद्र शर्मा जी या कोई बड़ा आदमी 25,000 रुपए ले रहा था, तो वो लोग 5,000 रुपए ले रहे थे, 5,000 में आ रहे थे। तीसरा क्या था, कविता का ग्रेस बहुत बढ़ रहा था। जब वो ऐसी बात सुनाने वाले लोग थे, मुनव्वर राना अगर बड़ा शेर सुनाने वाले आदमी थे, या राहत इंदौरी बड़ा मजमा जमा देने वाले बड़े शायर थे, तो जो हिंदी का कवि था वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं बेस्ट सुनाऊं अपना, मैं लफाजी करके ना चला जाऊं, मैं सिर्फ ताली ना बजवा लूं। तो कवि सम्मेलन का स्तर बढ़ रहा था। तो एक नई शुरुआत आपने की है, वो उस जमाने से जो चली आ रही थी, एक रवायत जो आपने शुरू की थी उस जमाने में, अब इसको जो है आपने एक अलग तरीके से, एक अलग रंग रूप दे दिया कि भाई अब जो है, जो भी अगर एकेडमीज के जो मुशायरे होंगे या एकेडमीज के जो कवि सम्मेलन होंगे, वहाँ पर कवि सम्मेलन में उर्दू का शायर जाएगा, उसकी सदारत करेगा या अध्यक्षता करेगा, और इधर आएगा उर्दू मुशायरे में कोई कवि आएगा बड़ा हिंदी का और उसकी सदारत करेगा। तो ये जो है आप एक आइडिया, एक अजीब तरह का आइडिया है, चूंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये भी ख्याल क्या वहीं से आया? वहीं से आया, और इसके भी रीजन यही है। जैसे अब लाल किले का जो कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, बड़े मानक होते हैं। उसमें नेहरू जी ने अध्यक्षता की है, दिनकर जी ने काव्य पाठ किया है, परंपरा रही है उसकी। तो जब पार्टी की ओर से संस्कृति की और कल्चर की पॉलिसी पर चर्चा हुई कि हम कैसे करेंगे, तो मेरे जो 2-4 सुझाव थे उनमें एक ये था कि कवियों को, शायरों को एक तो पैसा ज्यादा मिले। तो पहली बार हुआ कि उनके पैसे बढ़े। 3,000 रुपए मिला करते थे दिल्ली के लाल किले के कवि सम्मेलन पे, अब वो 15,000 प्लस उनके ट्रैवल प्लस स्टेज सब मिलना शुरू हुआ। क्योंकि इसमें फाइनेंस की दिक्कत थी कि वो केवल 5 गुना ही कर सकते हैं। मैं तो कहता तो और बढ़ाइए, उनको अच्छे से उनको स्वागत करिए, उनको लगना चाहिए कि वो हिंदी और उर्दू के बेटे हैं। अब अगर डॉक्टर वसीम बरेलवी हिंदी कवि सम्मेलन की अध्यक्षता लाल किले की इस बार कर रहे हैं, जो बड़ा कवि सम्मेलन होता है गणतंत्र दिवस का, तो वो जो कवि आएगा बोलने के लिए, सब अच्छे कवि हैं, वो थोड़ा संकोच करेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं जो दूसरे तबके के खिलाफ हो, जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा करती हो, उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। दूसरा, वसीम बरेलवी खुद इतने बड़े शायर हैं कि उनके शेर वो कभी कोट करता रहा है संचालन में, तो वो रात में अपनी बेस्ट कविता पढ़ेगा। और अगर डॉक्टर उदय प्रताप जी, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में भी रहे, हिंदी के बड़े कवि हैं, या गोपाल दास नीरज जी या बालकवि बैरागी जी अगर उर्दू के मुशायरे की अध्यक्षता करेंगे, तो वहां जो आदमी बैठकर अगर किसी एक विशेष दल को, जिससे उनकी नाराजगी है उर्दू के शायरों की,
उसे गाली देना चाहेगा, उसे कुछ कहना चाहेगा, तो वो थोड़ा सोचेगा कि मैं मजाक भी करूं तो ऐसी ना करूं कि वो इनके विपरीत जाए, इनको बुरा लगे। तो एक छोटी सी कोशिश थी और वो ईश्वर की दया से काफी कामयाब। कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो ये पैगाम जो है बहुत दूर तक जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास को जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। कम उम्र में इतना बड़ा नाम हासिल करना जाहिर है कोई मजाक की बात नहीं है, और उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत भी होती है, लगन भी होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। आप हिंदुस्तान के साथ साथ बैरूनी ममालिक में, दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, वहाँ पर मुशायरों में भी शिरकत करते हैं, कवि सम्मेलनों में भी शिरकत करते हैं। लास्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे, और भी कई सारे ममालिक में आपका जाना होता रहा है। ख़ासतौर से जो है आप वहाँ जब जाते हैं तो कौमी यकजहती और भाईचारगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं बाहर जा कर के भी। तो ये जो है ये मतलब क्या बचपन से ही आपके जहन में है कि भाई ये मुल्क जो है एक ऐसा है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है? तो ये देश ऐसा है कि अगर आप इसका मनोबल बढ़ा दें तो ये आपको प्रेम करता है। तो मेरा पहला काम ये होता है, चाहे आईआईटी हो और चाहे गूगल हेडक्वार्टर हो, चाहे कैलिफोर्निया भी आप गए ना, वहाँ बुलाया गया, और बहुत सारी जगह आपको बुलाया गया, या कैलिफोर्निया असेंबली हो या विक्टोरिया पार्लियामेंट में मैं इस बार गया। मेरा मन होता है कि जो हमारे वहां पर अप्रवासी भारतीय हैं, जो हमारे साथी वहां भारत के गए हुए हैं, उनका मनोबल बढ़े, उनको ये पता चले कि ये जो मेटलिस्टिक उपलब्धियां इस अमेरिका ने, इस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने प्राप्त कर ली है, इनको देख के बहुत मुग्ध मत हो। ये सिर्फ साधन है, साध्य भारत के पास है। हिंदुस्तान के फकीर के चेहरे पर जो संतोष है वो अमेरिका के रईस के चेहरे पर नहीं है, क्योंकि हमने जीवन का तल पहचान लिया है। ये उसे बताना बहुत जरूरी है। ये उसे बताना बहुत जरूरी है कि मेरे खानदान के बड़े एक पंडित ने उर्दू में ये शेर कहा है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब चकबस्त, पंडित चकबस्त का, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परीक्षा होना। ये उसे बताना, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाएगा चकबस्त, उसे पता नहीं है, तो आप उसको सजा दीजिए करीने में। ये जैसे शोरूम होता है ना, शोरूम में सब सामान पीछे होता है, तो मैंने जो उपनिषद पढ़ा, मैंने जो गालिब पढ़ा, या मैंने जो वेद पढ़ा, वो पीछे है। मुझे तो आगे एक ही सूत्र उसको बताना, अहम राष्ट्रीय वसुनाम संगनी, ये वाणी कहती है, ऋग्वेद में कहती है, तो उसको पता चलना चाहिए कि ऋग्वेद क्या है, वहां क्या है, कुरान शरीफ में क्या ऐसा बोला जा रहा है जो उसे बड़ा मनुष्य बनाता है। तो अगर ये आप बोलते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, और वो फिर एक अच्छे भारतीय की तरह, एक अच्छे मनुष्य की तरह, जैसे लोग लिखते कट्टर हिंदू, लोग लिखते कट्टर मुसलमान। तो मैंने एक दिन कहीं कहा था और कोट किया कि अगर आप कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान हैं, अगर आप हैं, तो आप कट्टर तो हो ही नहीं सकते। अगर वाकई असली, अगर आप वाकई मुसलमान, बिल्कुल सच बात है, अगर आप मुसलसल ईमान मुसलमान हैं, तो आपने कुरान पाक को उस सफ़े से जरूर पलटा होगा जहां हुजूर ने ये फरमाया लकुम दीनकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन। तू मेरे लिए रास्ता छोड़ दे, मैं तेरे लिए रास्ता छोड़ता हूं, आओ दोनों चलते हैं। तो फिर मैं कैसे आप पे हमला करूं, आप मुझ पे कैसे हमला करें? चीजों को अगर समझ लिया जाए, अपने मजहब को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, तो लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। ये जो 10-20-30 लोग हैं, 10-20 इधर हैं, 10-20 उधर हैं, बिल्कुल ठीक है। इन 10-20 वाचिक उपद्रवियों से भारत परिभाषित नहीं होता। बिल्कुल ठीक। 1000 साल के हिंदुस्तान में, मैं आपके दर्शकों को याद दिलाऊं, 1000 वर्ष के हिंदुस्तान में केवल एक आदमी है जिसने 50 वर्ष से ज्यादा इस देश पर राज्य किया। बाकी सब 15 साल, 20 साल, 7 साल, 30। इसका नाम है जलालुद्दीन अकबर। उसका रीजन क्या है? कोई उससे आगे पारसी कहता सब नवरोज हो रहे हैं, बादशाह सलामत, आपको नवरोज की रैली में चलना है। हाँ चलो, कायम भाई चलना है अपना। उन्होंने झाला लटका, ये नवरोज में चले गए बादशाह सलामत। किसी ने कहा साहब यहाँ झरोके पे बैठना पड़ेगा यमुना के ऊपर, सुबह सुबह पंडित लोग नहा के दर्शन करते हैं। वो कहते हैं दिल्लीश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ, या तो जगदीश्वर है दिल्लीश्वर है, झरोका दर्शन। पहली बार उसने चला, उसने कहा हाँ बैठ जाता हूँ। उनकी पत्नी हिंदू थी, राजस्थान से आई थी, उन्होंने कहा मैं सीकरी में मैं तो कान्हा का मंदिर बनाऊंगी। हाँ हाँ भाई बनाओ, मंदिर बनाओ, जन्माष्टमी बनेगी, उसका झूला राजा साहब झुलाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, उनका इस्लाम खतरे में नहीं आया, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। जैनीज गए तो उन्होंने कहा भाई इस दौरान जो है आप मीट के ऊपर पाबंदी लगाइए, तो लगाई गई थी उस जमाने में, लगा दी उन्होंने। भाई देखिए आज जो है राष्ट्रगान गाने में उनका खतरे में आ गया इस्लाम, वो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं जाहिल लोग, उन्हें क्या उसका नहीं आया, उसने कहा ठीक है। और वो आदमी 52 साल रहा। उससे पहले तलवारें उठी, तलवार से जीतना चाहा, राजपूताने को भी हिंदुस्तान ने अपने घुटने नहीं टेके। उसके बाद वाले जो लोग आए उन्होंने भी तलवारें उठाई, उन्होंने भी नहीं टीके। वो लड़ता रहा, हमारा सबसे बड़ा हीरो महाराणा प्रताप, वो लड़ता रहा। शिवाजी उसने कहा नहीं मानूंगा मैं, ग्रेट मराठा लड़ते रहे वहां तक। तो जब आप इस देश को जीतें तो आप मोहब्बत। अरविंद केजरीवाल यानी जो आपकी पार्टी के चीफ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बात कही जाती है कि दोनों ही डिक्टेटरशिप में यकीन रखते हैं। नहीं, अगर ऐसा लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र भाई सन 2002 से मेरे मित्र हैं, मेरे श्रोता हैं, मेरे प्रशंसक हैं, बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनके घर रुकता रहा हूं, जाता रहा हूं। अरविंद मेरे 2006 से दोस्त हैं, मैंने दोनों के साथ काम किया, दोनों को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देश के लिए जरूरी है। ये घृणा दोनों एक दूसरे के प्रति ना पालें तो बेहतर हो, क्योंकि उनको 29 प्रदेशों के समुच्चय, जिसे भारत महासंघ कहते हैं, उसके संचालन की जिम्मेदारी इस देश ने खुले मन से ली है। मैंने वोट नहीं दिया उनको,
मैं आया था गाजियाबाद वोट डालने, मैंने अपनी पार्टी की कैंडिडेट को वोट दिया था, उनको नहीं दिया था, वीके सिंह को नहीं दिया मैंने वोट। लेकिन फिर भी मेरे प्रधानमंत्री तो हैं भाई। बिल्कुल है। कवि के तौर पर आपका बड़ा नाम है, साहित्यकार के तौर पर बड़ा नाम है, लोग जानते हैं और अब तो सियासतदान के तौर पर भी जान चुके हैं। सियासत में किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं? कुछ जहन में कुछ बनाया है, कुछ प्लानिंग? मैं मूल रूप से कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। मेरा मन तो यही है कि कविता ही लिखूं, कुछ और अच्छी कविताएं लिख जाऊं, कुछ अच्छे गीत लिख जाऊं। फिल्में की 2 फिल्में मैं कोशिश कर रहा हूं कि बनाऊं मेरी कहानियों पर, कुछ साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं, गाने लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल शो म्यूजिकल कर दिए हैं, जो मेरा सोलो शो होता है कवि सम्मेलन, जो काव्य पाठ होता है, उसको म्यूजिक के साथ कर दिया है। उसमें एक जफर साहब हैं, उनके साथ मिलके मैं म्यूजिक के साथ आजकल परफॉर्म करता हूँ। थोड़ा ईज रहता है, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, लड़के ज़्यादा जुड़ते हैं, नाचना उनका हो जाता है, खुश हो जाते हैं। तो नए नए प्रयोग कर रहा हूँ, उसी के तौर पे मैं याद रखा जाना चाहता हूँ और वही काम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर युग धर्म में राजनीति आ गई है तो करनी पड़ेगी। सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपकी, आपको भी मुस्तकबिल के लिए, और आगे आप बढ़ेंगे। और आखिर में अगर कुछ नाजरीन को, हमारे दर्शकों को कुछ, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, अपने आंसू को भी अंगार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां मगर आपको और हमको बेकार समझते हैं सियासतदां मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। इस देश में आपका हिस्सा है, उसे जुड़ के रहिए और तफरका रखिए, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। सर, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुमार विश्वास दिल की बात दिल से करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल जो है कहीं और करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।